आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले जय श्री राम के नाम पर घमासान तेज होता जा रहा है। आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि वहां हुगली में जय श्री राम का नारा लिखा मास्क बांटने पर बीजेपी और आरएसएस के 24 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। बताया गया कि हुगली में रेल पार्क इलाके में जय श्री राम लिखा मास्क बांटने का कार्यक्रम था, लेकिन वहां पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती होने की वजह से कार्यकर्ता विवेकानंद स्कूल के पास पहुंचे और वहां मास्क बांटने लगे। तभी वहां पहुंची पुलिस ने उन्हें रोका और 24 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बिना इजाजत भीड़ जमा करने के आरोप में हिरासत में लिया, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल थी। इससे पहले 7 फरवरी को भी जय श्री राम लिखा हुआ मास्क बांटने पर विवाद हुआ था। जय श्री राम पर फिर से बवाल हुआ है पश्चिम बंगाल में और जय श्री राम लिखा मास्क बांटने पर बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। इसमें महिला कार्यकर्ता भी शामिल हैं और इस पर अब घमासान हो रहा है। इससे पहले 7 फरवरी को भी जय श्री राम लिखा हुआ मास्क बांटने पर विवाद हुआ था और अब फिर से नारे लिखे मास्क पर बवाल शुरू हुआ। आशिका सिंह हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशिका, पहले भी मास्क बांटने पर विवाद हुआ था और अब इस पर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है कार्यकर्ताओं की हिरासत के बाद। बिल्कुल, कल जो है ये घटना जब हुई है हुगली में, वहाँ पर ये जो लोग थे इनका कहना है कि हम तो चुनाव क्योंकि सामने आ रहा है तो उसके मद्देनजर भी और यूं भी जय श्री राम लिखा हुआ ये मास्क वितरण कर रहे थे। जब वहाँ पर पुलिस पहुंची और इन्हें वहाँ से उठाकर ले गई, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जब पुलिस इन्हें वहाँ से ले जा रही थी तो जय श्री राम के नारे लगाते हुए वहाँ से ये जो कार्यकर्ता हैं वो गए हैं। ये कहा जा रहा है कि साथ में आरएसएस के भी कुछ लोग इसमें शामिल थे। चलिए आशिका, नजर में रखिए, लौटेंगे आपके पास। बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना पर ममता बनर्जी को घेरा और ट्वीट कर लिखा, ममता जी की दमनकारी नीति के खिलाफ शेरदिल कार्यकर्ताओं का आंदोलन, राम नाम के मास्क बांटना भी अपराध है। मुंबई के वर्सोवा इलाके में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां एक एलपीजी सिलेंडर के गोदाम में गैस लीक होने की वजह से भीषण आग लग गई। आग इतनी खतरनाक थी कि उसने चंद मिनटों में ही पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां हाहाकार मच गया। लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब गोदाम में रखे सिलेंडरों में जोरदार धमाके होने शुरू हो गए। गोदाम के अंदर एक के बाद एक कई जबरदस्त धमाके हुए, जिनकी गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। गैस सिलेंडरों में हो रहे धमाके इतने दमदार थे कि उसकी वजह से कई फीट ऊपर तक आग के गोले बनते दिखाई दिए, जिसने वहां मौजूद लोगों को खौफ से भर दिया। आग लगने की जानकारी तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग के कर्मचारी बिना वक्त गवाए आग बुझाने में जुट गए। भीषण लपटों पर हर तरफ से पानी की बौछार की गई, लेकिन आग को पूरी तरह बुझाना उनके लिए आसान नहीं था। हालात बिगड़ता देख मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी घटना वाली जगह पर बुला लिया गया। जो लोग इंजर्ड थे उन्हें अस्पताल में भेज दिया गया है और यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश जारी है। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग बुझा ली गई। इस हादसे में पास की कई दूसरी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। आपदा के बाद बुरे हालात से जूझ रहे उत्तराखंड में आईटीबीपी और पुलिस के जवान प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए लगातार मदद पहुंचा रहे हैं। भारत चीन सीमा से ठीक पहले के आखिरी गांव में भी इन जवानों ने गांव वालों के लिए राशन और दूसरी जरूरत की चीजें पहुंचाई। इसके लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई, लेकिन जिन इलाकों में हेलीकॉप्टर का पहुंचना मुश्किल हुआ वहां जवानों ने अपनी पीठ पर ही लाद कर राहत सामग्री गांव तक पहुंचाई। आईटीबीपी के मुताबिक ऊंचाई के 13 गांव पूरी तरह कट गए हैं, जहां करीब 70 से 80 लोग बचे हुए हैं, क्योंकि सर्दियों में ज्यादातर लोग नीचे की तरफ चले जाते हैं। अभी जो है यहाँ पे ये नेशनल हाईवे से बिल्कुल कट गया है। इसमें कम से कम जो है 12 गांव जो है बिल्कुल इस समय जो है नेशनल हाईवे से कट के, और अभी यातायात की कोई वैसे सुविधा नहीं है। केवल हेली से ही जो है वो राशन जो है लाता गांव में डंप किया जा रहा है। लाता गांव से आईटीबीपी 8th आईटीबीपी की जो है हमारी कम से कम 50 आदमी जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। और जो भी शासन द्वारा जो भी हमारे को मटेरियल, फूड पैकेट और राशन पैकेट्स जो भी भेजे जा रहे हैं, हम अपने जवानों के द्वारा मैनुअली जो है, जो गांव रोड से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है और 5 से 7 किलोमीटर दूरी में है, वो अपने जवानों की पीठ पे जो है मैनुअली उनको लेकर जो है गांव में पहुंचा रहे हैं। खाना
वक्त पे नहीं मिल रहे। बाजार हमारा जोशीमठ है, अब क्या करना, लास्ट गांव है, हम यहाँ पर है, यहाँ हमारा गांव नहीं है। 12 महीना हम यहाँ ही रहते हैं और गांव ऐसे राशन देने से भी ना हमारे को गांव चाहिए। वो पर ग्लेशियर टूटने वाला है, ऊपर के गांव देखने जाओ सब दरार पर रहे। 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा का एक और आरोपी दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसे कोर्ट ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इकबाल सिंह नाम के इस आरोपी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार किया। इकबाल के सिर पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था और वो हिंसा के बाद से ही फरार था। 26 जनवरी को इकबाल अपने फोन से सोशल मीडिया पर वीडियो लाइव चला रहा था। इस वीडियो में वो लोगों को उकसाता दिखा। लाल किले पर वो पूरे साल लहराने वाला तिरंगा झंडा भी उतारने के लिए कहता सुना गया। ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। और 10 मिनट ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, लाल किले ਤੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ये वो तिरंगा झंडा है जो 26 जनवरी के दिन भी छूने में दंगाई कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन इकबाल की कोशिश उसे भी झुकाने की थी। इधर भी निशान से चलाया जाएगा, ये ऊपर भी। प्रदर्शन में शामिल उसके ही साथियों ने उसे समझाया कि ये गलत है, लेकिन वो नहीं माना। गलत है, कोई गलत नहीं है, शांतिपूर्वक चल रहा है, शांतिपूर्वक। किसी ने जाना नहीं भाई, किसी ने नहीं जाना, इत्थे रहना। उसकी योजना तो ये थी कि लाल किले पर कब्जा किया जाए और यहीं लंगर का इंतजाम किया जाए। लंगर लाना, लंगर। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस को वो चूहों की फौज कहता रहा। फौज थले खड़ी है, नहीं जाना थले, और चूहे ही फौज के पीछे नहीं लग रहा, जाना नहीं किसी ने भी। पुलिस को हिंसा वाले दिन के बाद से ही इकबाल की तलाश थी। लाल किले के ऊपर भड़काऊ भाषण दिया, पुलिस वालों को धमकी भी दिया और काफ़ी भीड़ को इकट्ठा करके ले गया था। हालांकि इकबाल का ताल्लुक किन संगठनों से है और वो किन किन लोगों के संपर्क में था, इसकी जांच जारी है। और इन सब के बीच दिल्ली में 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली हिंसा के पीछे खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस की साजिश के सबूत मिले हैं। न्यूज़ 18 के मनोज गुप्ता की रिपोर्ट है कि सिख फॉर जस्टिस का संस्थापक और खालिस्तानी आतंकी गुरपरवंत सिंह पन्नू का एक ऑडियो न्यूज़ 18 के हाथ लगा, जिसमें वो गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के बारे में बातचीत करता सुना गया। ऑडियो में गुरपरवंत सिंह पन्नू एक आदमी पर हिंसा की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड नहीं करने पर नाराजगी भी जताता दिखा। यही नहीं, उसने ये भी कहा कि तस्वीरें रिकॉर्ड करने के लिए हिंसा से 3 घंटे पहले ही उन्हें इशारा किया गया था। खबर ये भी है कि वो सिख फॉर जस्टिस से ज्यादा किसानों को जोड़ने में जुटा है और इसके लिए वो किसानों को हर साल 8 लाख रुपए देने का लालच दे रहा है। I gave you the hint 3 hours before। मैं कहा भाजी अपने कैमरे तैयार रखो, तुसी मेरी गल सुनते नहीं कि मैं की करा। दिल्ली में नर्सरी क्लास के दाखिले की प्रक्रिया अगले हफ्ते शुरू होगी। दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी क्लास में दाखिले की प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू होगी और 20 मार्च को पहली सूची जारी की जाएगी। इसके बाद दाखिला लेने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक तय की गई है। संजय बांगर को आईपीएल टीम रॉयल्स चैलेंजर्स बैंगलोर का बल्लेबाजी सलाहकार बनाया गया। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में रेड लाइट पर डीटीसी की 2 बसों की टक्कर हो गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सवारी भी सेफ है और कंडक्टर भी और मार्शल भी, सवारी सब कुछ सेफ है। अखिलेश यादव के चंदा जीवी वाले बयान पर संत समाज ने नाराजगी जताई। एक दिन पहले लोकसभा में पीएम के आंदोलन जीवी वाले बयान के जवाब में अखिलेश यादव ने राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा जुटाने वालों पर निशाना साधा था। अगर वो हो सकते हैं जिनको आप आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, तो आप तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जब कहीं तब निकल जाते हैं आप। क्या आप चंदा जीवी नहीं है? संत समाज ने अखिलेश यादव के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। दुनिया जानती है कि वो मुलायम और अखिलेश ये सब मियाँ की औलाद है। तेलंगाना के वरंगल से दिल को झकझोर कर रख देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक नहर में कार के डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि हादसे के वक्त कार में 4 लोग सवार थे, जो गाड़ी के तेज रफ्तार में होने की वजह से नहर में जा गिरे और देखते ही देखते वो कार नहर में समाती चली गई। उसमें सवार 4 लोग अपनी जान बचाने के लिए उसमें से बाहर निकल आए और काफी देर तक पानी में हाथ पांव मारते रहे। सब पानी में तितर बितर हो गया। कोशिश थी तो बस जान बचाने की, लेकिन शायद चारों में तैरना किसी को भी नहीं आता था, जिस वजह से जो सिर थोड़ी देर तक पानी में दिख रहे थे वो भी एक एक कर दिखने गायब हो गए।
हादसे की जानकारी मिलने के बाद इलाके के कुछ लोगों ने उन्हें नहर के एक छोर पर जाकर बचाने की जद्दोजहद शुरू कर दी। इसके लिए एक रस्सी की मदद ली गई और पानी में मिले एक शख्स को किनारे तक लाकर उसकी जान बचाई गई। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे सरकारी कर्मचारी पर इमरान खान की पुलिस ने सख्ती दिखाई। हालात उस वक्त बिगड़े जब वेतन बढ़ाए जाने की मांग पर पाकिस्तान के सैकड़ों सरकारी कर्मचारी वहां की संसद से थोड़ी दूर पर जुटे और सड़क पर बैठकर उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन आतंकियों के रहनुमा इमरान खान की पुलिस को लोगों की ये शांति भी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपने ही लोगों पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर उनका गुनाह क्या है, लेकिन पुलिस की ज्यादती के आगे वो भी मजबूर हो गए और कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पाकिस्तान की पुलिस इतने से ही नहीं रुकी, उसने अपना हक मांग रहे कई लोगों को हिरासत में लिया और बाकी लोगों को जोर जबरदस्ती वहां से हटा दिया। लेकिन पाकिस्तान में लोगों के साथ अत्याचार की ये कोई नई तस्वीर नहीं है। वहां के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तो इमरान खान की सेना ने बर्बरता की हदें पार करते हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षा बल का एक जवान लोगों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता दिखाई दिया। गोलियां खत्म होने के बाद भी वो नहीं रुका, उसने दूसरी मैगजीन लगाई और दोबारा फायरिंग शुरू कर दी। उसकी इस कार्रवाई से वहां हड़कंप मच गया और लोग इधर उधर भागते नजर आए। बताया गया ये वीडियो 2 दिन पुराना है जो अब वायरल हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। वहां वो कूच बिहार जिले में सबसे पहले मदन मोहन मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुरनगर में मतुआ समुदाय की गढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये रैली ठाकुरबाड़ी मैदान में दोपहर बाद होगी। बंगाल में करीब 70 से ज्यादा सीटों पर मतुआ समुदाय का खासा प्रभाव है। बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के लोग वर्षों से यहां शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। शाम को अमित शाह कोलकाता में पार्टी के सोशल मीडिया स्वयं सेवकों की बैठक को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों तक पहुंचने के लिए 5 चरणों में परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 6 फरवरी को नदिया जिले के नवद्वीप से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी। इसके बाद 3 दिनों के भीतर दूसरी बार बंगाल दौरे पर आए नड्डा ने मंगलवार को 2 और परिवर्तन यात्रा को तारापीठ और झाड़ग्राम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इससे पहले 7 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी भी बंगाल के दौरे पर आए थे और उन्होंने हल्दिया में पहली चुनावी रैली की थी। गृहमंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे में उत्तर बंगाल वो पहली बार कूच बिहार के इलाके में आ रहे हैं। और क्यों ये दौरा महत्वपूर्ण है, हमारे साथ कूच बिहार के सांसद निश्चित प्रामाणिक हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, इस सीमावर्ती जिले में गृह मंत्री आ रहे हैं, मकसद क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि बंगाल में गृह मंत्री जी की जितनी सभाएं हुई है, जितनी बार भी बंगाल की दौरा हुई है गृह मंत्री की दौरा, उतनी बार यहाँ पर भाजपा वरिष्ठ हुआ है, उतनी बार यहाँ पर भाजपा की जो संगठन है वो स्ट्रांग हुआ है और लोगों की विश्वास भाजपा के ऊपर और भी बढ़ता गया है। और 11 तारीख का जो कार्यक्रम है, परिवर्तन यात्रा की जो शुरुआत है, जो प्रारंभ है, वो ये कूच बिहार की ऐतिहासिक मदन मोहन बाड़ी से हो रहा है। और मदन मोहन बाड़ी में पूजा करने के बाद कूच बिहार की ऐतिहासिक रासमेला ग्राउंड से ये जो यात्रा है ये शुरू होने वाला है। और इसका शुभारंभ करने के लिए, इसका प्रारंभ करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी कूच बिहार में पहली बार पधार रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास करने वालों की अनदेखी के आरोप में केरल सरकार के खिलाफ बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे। बीजेपी युवा मोर्चा भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आ गया और तिरुवनंतपुरम में सचिवालय का घेराव करने की कोशिश हुई, जिसके लिए बड़ी संख्या में सड़क पर जुट गए। सचिवालय की दीवार फांदकर कुछ प्रदर्शनकारी सचिवालय के परिसर में घुस गए, जिन्हें पकड़ने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। इसके बाद बाहर तैनात पुलिस वाले भी ज्यादा चौकस हो गए। तभी कुछ लड़कियों ने सचिवालय की दीवार फांदने की कोशिश की, जिन्हें महिला पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया।
लड़कियां छूटने की कोशिश करती रहीं और पुलिसकर्मी उन्हें पकड़कर ले जाने लगे। काफी देर तक धक्का मुक्की चलती रही। सचिवालय के सामने ही बड़ी संख्या में युवा जमीन पर लेटकर प्रदर्शन करते रहे। युवाओं की मांग है कि सरकार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में ऊंची रैंक हासिल करने वाले युवाओं को नौकरी दे, जबकि आरोप ये है कि ऊंची रैंक पाने वालों की अनदेखी कर सरकार ने पिछले दरवाजे से भर्तियां की। विरोध के लिए सड़क पर उतरे युवाओं को काबू में करने के लिए पुलिस को भी भारी मशक्कत करनी पड़ी। नारेबाजी कर रहे युवाओं को पहले पुलिस वालों ने घेर लिया और फिर एक एक कर प्रदर्शनकारियों को पकड़कर गाड़ी में बैठाने की कोशिश हुई। काफी देर तक चली धक्का मुक्की के बाद पुलिस ने हंगामा करने वालों को हिरासत में ले लिया, लेकिन जैसे ही गाड़ी चलने लगी कुछ और युवा रास्ता रोकने के लिए गाड़ी के सामने आ गए। राज्य सरकार में भर्तियों में धांधली का मुद्दा केरल की विधानसभा में भी उठ चुका है। आईएनएस विराट को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। नौसेना से हटाए गए जंगी जहाज आईएनएस विराट को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ये याचिका एक कंपनी ने दाखिल की जिसमें बताया गया कि इस जहाज को एक समुद्री म्यूजियम में बदला जा सकता है। इस पर कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। मेजबान पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच दोपहर से T20 सीरीज की शुरुआत होगी। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक करीब 3:45 बजे शुरू होगा। पंजाब के मोगा में नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और अकाली दल के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें अकाली दल से जुड़े 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। आमो सामने हो गए ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝੜਪ ਹੋ गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। अकाली दल के कार्यकर्ता उस अस्पताल के बाहर जमा हो गए जहां घायलों को भर्ती कराया गया था। इन लोगों ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की। उन्नी देर तक 302 का मुकदमा दर्ज हो के दोवें प्यो पुत गिरफ्तार नहीं होंगे, उन्नी देर तक असीं पूरा मुजाहरा करांगे। मध्य प्रदेश के मुरैना से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां 2 लड़के तेज रफ्तार से दौड़ रहे ट्रक के आगे लटके नजर आए। बताया गया कि ट्रक ने उन लड़कों की बाइक में टक्कर मार दी थी और जब लड़के उसे रुकवाने के लिए ट्रक के आगे आए तो ट्रक ड्राइवर उन्हें लाद कर आगे भागने लगा। इस बीच ट्रक करीब 1 किलोमीटर तक पूरी रफ्तार से दौड़ता रहा। बाद में कुछ लोगों ने इस ट्रक का पीछा कर किसी तरह ट्रक को रुकवाया, तब कहीं जाकर उनकी जान बचाई जा सकी। बताया गया कि ट्रक ने इन लड़कों की बाइक में टक्कर मार दी थी, जिसके बाद ये लड़के उसे रुकवाने के लिए उसे आगे चढ़ गए, लेकिन ड्राइवर ने ट्रक आगे बढ़ा दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर पर मामला दर्ज कर लिया। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब एक बड़े आंदोलन की शक्ल ले रहा है। वहां जनता सेना के आगे हथियार डालने को तैयार नहीं, इसलिए चुनी हुई सरकार की वापसी के लिए अपने काम धंधे छोड़कर रोजाना सड़कों पर उतर रही है, ताकि म्यांमार में सालों के आंदोलन के बाद नसीब हुए लोकतंत्र को बचाया जा सके। और इसके लिए वहां लोगों ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी, क्योंकि म्यांमार की राजधानी नेपिडॉ से सामने आई तस्वीरों में पुलिस प्रदर्शनकारियों पर बेहद सख्त दिखी, उन पर जमकर पानी बरसाया, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी अपनी जगह से हिले तक नहीं और सड़क पर ही बैठ गए। फिर तो पुलिस ऐसी बौखलाई कि पूरा इलाका गोलियों की आवाज से दहल उठा। यंगोन में 5 या उससे ज्यादा लोगों के जुटने पर बैन है, लेकिन इसके बावजूद वहां से सामने आई तस्वीरें बीते दिनों की ही तरह नजर आई। फर्क दिखा तो बस लोगों की तादाद का, जो कि पिछली बार के मुकाबले और बढ़ गई। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो सेना का विरोध जताने का बिल्कुल हट के तरीका अपनाया। दूसरे देशों का समर्थन पाने के लिए वो शहर में जापान के दूतावास के बाहर बच्चों के बाथटब में बैठकर प्रदर्शन करते दिखे। म्यांमार के मैंडले शहर में तो बौद्ध भिक्षुओं ने मोर्चा संभाला और 3 घंटे तक सेना की ज्यादती के खिलाफ मार्च निकाला। बीती रात पीएम नरेंद्र मोदी से कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने फोन पर बातचीत की। ये फोन कॉल खुद कनाडा के पीएम ट्रूडो ने किया था। ट्रूडो ने कनाडा के लिए कोरोना वैक्सीन की जरूरत पर पीएम मोदी से बात की। पीएम मोदी ने ट्रूडो से कहा कि जिस तरह भारत ने दुनिया के कई देशों को वैक्सीन को लेकर मदद की, वैसे ही कनाडा की भी मदद की जाएगी। अन्य देशों में भारत की तरफ से दी गई कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ट्रूडो ने कहा कि अगर विश्व भर के देश कोरोना से जंग जीत जाते हैं तो इसमें भारत की मेडिकल क्षमता और पीएम मोदी के नेतृत्व की अहम भूमिका होगी। पीएम मोदी ने ट्रूडो के इन शब्दों के लिए उनका अभिवादन किया। महाराष्ट्र के भंडारा में एक सरकारी अस्पताल में 10 बच्चों की मौत के मामले की शुरुआती जांच में वहां के स्टाफ की लापरवाही सामने आई है।
न्यूज 18 की विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि इस मामले में राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने अस्पताल की 2 नर्सों को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि घटना वाले दिन की जो सीसीटीवी फुटेज निकाली गई उसके आधार पर यह दावा किया गया कि 12 मिनट तक मासूमों के पास कोई नहीं पहुंचा था और वो मासूम आग लगने की वजह से उठ रहे धुएं से परेशान होकर रोते सुनाई दिए। हालांकि इस मामले में जांच की फाइनल रिपोर्ट आना अभी बाकी है, जो कि कल आएगी। बीते महीने की 8 तारीख को इस अस्पताल के SNCU यानी बीमार नवजात बच्चों की देखरेख के लिए बनाए गए वार्ड में देर रात करीब 2 बजे अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में वहां भर्ती 17 बच्चे आ गए थे, जिनमें से 7 बच्चों को तो बचा लिया गया था, लेकिन 10 बच्चों की झुलसने से मौत हो गई थी। टर्मिनेट किए गए हैं, जैसा भी रिपोर्ट आएगा उसके हद तक हम जरूर डिसीजन लेंगे। नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के शपथ ग्रहण पूरा होने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बीच बिहार में चल रहे विकास के कामों पर चर्चा हुई। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए आज चुनाव होगा। मेयर का पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में चीन के साथ सीमा विवाद पर बयान देंगे। इस बीच राजनाथ सिंह LAC के मौजूदा हालात की जानकारी देंगे और बताएंगे कि दोनों देशों के बीच बातचीत कहां तक पहुंची है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जश्न के समय फायरिंग का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। यूपी के देवरिया में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। इस बीच दुकान में मौजूद लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बिहार के गया में जमीन विवाद में हुई फायरिंग का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया। कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे यूरोप के देश हॉलैंड से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां भारी बर्फबारी की वजह से ज्यादातर इलाके बर्फ की चादर से ढक गए। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त तक वहां तापमान -डिग्री से नीचे रहेगा, जिसका मतलब है कि ठंड का और ज्यादा विकराल रूप देखने को मिल सकता है। हालांकि हॉलैंड के लगभग सभी इलाके पिछले कई दिनों से ठंड का टॉर्चर झेल रहे हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें झील का पानी जमकर बर्फ बन गया और वहां खड़ी नावों पर बर्फ की इतनी मोटी परत जमा हो गई, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वो बर्फ से बनी हो। बर्फबारी और गिरते तापमान की वजह से जो चीजें जहां थीं वो वहां वैसे ही जमी नजर आई। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ बर्फ की चादर बिछी दिखी। हालांकि कुछ लोग ठंड की परवाह छोड़ घरों से बाहर निकले और जमकर स्कीइंग का मजा लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक रैली में दावा किया कि वो अपने रहने तक बीजेपी को बंगाल में नहीं आने देंगी। दिल्ली থেকে বাংলাকে কন্ট্রোল করবে, গুজরাট থেকে বসে বাংলাকে কন্ট্রোল করবে, রিমোট কন্ট্রোলে চালাবে আর খুন খারাপি দাঙ্গার NPR আর NRC করবে। আমরা বলছি সম্ভব নয়, জীবন থাকতে বিজেপিকে অ্যালাউ করব না। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के पास बसे सिंघू गांव के लोगों की मुसीबत 26 जनवरी के बाद से दोगुनी हो गई है, क्योंकि पुलिस ने गांव से होकर गुजरने वाले 2 रास्तों में एक को बैरिकेडिंग कर दिया गया है, जिसके बाद हाईवे का सारा ट्रैफिक गांव से गुजरने वाले रास्ते से होकर गुजरने लगा। लोगों ने मंजिल तक पहुंचने के लिए इस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर अपनी गाड़ियों को उतारना भी मंजूर कर लिया। यहाँ के हालात दिन भर इसी तरह से रहते हैं। आप देखेंगे इस पतली सड़क पर कितना ज्यादा ट्रैफिक है। दिन भर लगने वाले ट्रैफिक जैम से गांव के लोगों की जो परेशानी बढ़ी सो बढ़ी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें रोजाना के नुकसान का सामना भी करना पड़ा। देख रहे हैं आप, पाइपलाइन बदल रहे हैं, पाइपलाइन बदली नहीं, रात को तोड़ दी गई। गाँव में गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगने से वहाँ के लोगों के लिए कम दूरी बड़े फासले में तब्दील हो गई। बस स्टैंड पे जाने में 10 मिनट और अभी मुझे यहाँ से घूम के जाने में लगते हैं 2 घंटे। बड़ी संख्या में 2 व्हीलर, 4 पहिया गाड़ियों और बड़े बड़े ट्रक और ट्रैक्टरों ने सिंघू गांव से होकर गुजरने वाले इस रास्ते को अपनाया। तो पुलिसकर्मी भी ट्रैफिक संभालने के लिए वहां तैनात हो गए, लेकिन उनकी ये कोशिश गांव के लोगों के लिए आटे में नमक बराबर साबित हुई। बिहार के कटिहार से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें मारपीट का विरोध करने वाली 4 लड़कियों ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया। बताया गया कि इन चारों ने सरेआम एक महिला की पिटाई कर रहे आदमी को जब रोकने की कोशिश की तो वो भी उनसे उलझ गया। बस फिर क्या था, इन चारों ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। ऐसे में वो आदमी खुद को बचाने के लिए एक मकान में जा घुसा, जिसे वहां बाहर निकालने के लिए चारों लड़कियों ने उस पर घर के दरवाजे को धक्का मारना शुरू कर दिया।
शोरगुल सुनकर बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए। इन लोगों ने गुस्साई लड़कियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें उल्टा पड़ा। हंगामा करने वाली लड़कियों का आरोप है कि मारपीट का विरोध करने पर उस आदमी ने उन पर भी हाथ उठाया। मेरी बहन का ये झूठा पकड़ के रोड पे खींचने लगा और एक चाटा लगा दिया। जब सब लोग लड़कियों को शांत कराने में नाकाम रहे तो वहां पुलिस बुलाई गई। भीड़ के जुटने से सड़क पर जाम भी लग गया और बाकी लोगों को इससे दिक्कत होने लगी। हालांकि पुलिस वालों और कुछ लोगों के इन लड़कियों को काफी समझाने के बाद कई घंटों तक चले इस हंगामे को शांत किया गया। अंडरवर्ल्ड ड्रग्स कनेक्शन मामले की जांच कर रही एनसीबी ने दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के एक और करीबी पर शिकंजा कस दिया। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि एनसीबी ने फरार चल रहे मोहम्मद हुसैन बिलाल उर्फ तेलवाला की गिरफ्तारी की कोशिश तेज कर दी और उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया ताकि वो देश छोड़कर भाग न पाए। साथ ही लोकल पुलिस और जोनल डीसीपी को भी अलर्ट कर दिया गया। एनसीबी को तेलवाला के बारे में जानकारी इसी मामले में गिरफ्तार आरिफ भुजवाला के मोबाइल फोन से मिली थी, लेकिन जब तक एनसीबी उस तक पहुंचती तब तक वो मुंबई से परिवार समेत फरार हो गया। एनसीबी का दावा है कि तेलवाला का परिवार भी ड्रग्स के धंधे में शामिल है। सरकार ने किसानों को एनआईए की ओर से नोटिस जारी करने का खंडन किया। सरकार ने राज्यसभा में बताया कि किसी भी किसान के खिलाफ एनआईए ने कोई नोटिस जारी नहीं किया। इससे पहले कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह समेत 3 सांसदों ने इस पर सवाल पूछे थे। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो गई। अब राज्य सरकार 24 फरवरी को बजट पेश करेगी। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने एक मकान में छापेमारी की और वहां से लाखों की देसी शराब जब्त कर ली। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने इस मकान के अंदर सुरंग बनाकर ये शराब छिपा रखी थी। रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलियन ओपन के डबल से बाहर हो गए। उन्हें न्यूजीलैंड के अपने जोड़ीदार के साथ 4-6, 6-7 से हार का सामना करना पड़ा। आज दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर पीएम मोदी बीजेपी सांसदों को संबोधित करेंगे। बीजेपी आज के दिन को समर्पण दिवस के रूप में मना रही है। पीएम मोदी सुबह 11 बजे समर्पण दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और उनके बलिदान पर बीजेपी सांसदों को संबोधित करेंगे। पीएम के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सुबह बीजेपी मुख्यालय में दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर फूल चढ़ाएंगे और शाम 5 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की नींव रखी थी। 11 फरवरी 1968 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर अपने ट्वीट में लिखा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले हमारे प्रेरणा स्रोत दीनदयाल जी के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। उनके सिद्धांत, दर्शन और विचार हर देशवासी को प्रतिपल राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित कर नई ऊर्जा देते रहेंगे। कैरिबियाई देश हैती में राष्ट्रपति को कुर्सी से हटाने के लिए 3 दिन पहले शुरू हुआ बवाल हिंसक होता जा रहा है। राष्ट्रपति पर दबाव बनाने के लिए वहां लोग लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं। हैती में विपक्ष का दावा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 फरवरी को खत्म हो चुका है, लेकिन राष्ट्रपति का कहना है कि उनका कार्यकाल अगले साल 7 फरवरी तक है। इसी बात पर हैती में जनता और सरकार आमने सामने आ गए। राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस से सामने आई तस्वीरों में तो दिन दहाड़े बीच सड़क पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच महाभारत होती नजर आई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने सारे हथकंडे अपनाए। आंसू गैस के गोले दागे, अंधाधुंध रबर की गोलियां भी चलाई। कई प्रदर्शनकारी तो राष्ट्रपति भवन पर धावा बोलने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उनकी कोशिश पर पानी फेर दिया और फिर राष्ट्रपति भवन के पास एक पार्क में पुलिस और प्रदर्शनकारी एक दूसरे से भिड़े हुए नजर आए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर एक बड़े धमाके से दहल गई। इस बम धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। यह आईडी धमाका वहां के पुलिस प्रमुख की कार को निशाना बनाकर किया गया, जिसके बाद उनकी कार आग के गोले में तब्दील हो गई और उससे लपटें उठने लगी, जिसके बाद कुछ लोग धधकती आग को बुझाने के लिए उस पर रेत डालने लगे, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि थोड़ी देर में पूरी कार जलकर राख हो गई। इस हमले में कार में बैठे काबुल के पुलिस प्रमुख और उनके बॉडीगार्ड की मौत हो गई। धमाके के बाद वहां सुरक्षा बल के लोग पहुंचे और पूरे इलाके को घेर कर छानबीन शुरू कर दी।
इस वक्त की बड़ी खबर हैदराबाद से, जहां फार्मेसी कॉलेज की एक छात्रा की गैंगरेप की कोशिश की गई। न्यूज 18 के संजय तिवारी की खबर है कि हैदराबाद के किसारा पुलिस स्टेशन इलाके में कॉलेज से घर लौट रही एक छात्रा की गैंगरेप की कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक ऑटो चलाने वाले 4 लोगों ने छात्रा को अगवा किया और गैंगरेप की कोशिश की, लेकिन छात्रा ने मोबाइल फोन से पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस के मुताबिक वहीं पास की एक पीसीआर वैन मौके पर पहुंची और वहां उन्हें लड़की डरी हुई हालत में मिली। इसके बाद पुलिस पीड़ित को मेडिकल के लिए अस्पताल ले गई। पुलिस फिलहाल चारों आरोपियों की तलाश में जुटी है। Around 6:29 PM today, మనకి డయల్ 100 కాల్ వచ్చింది టు కీస్రా పోలీస్ స్టేషన్ సేయింగ్ దట్ ఒక అమ్మాయి ఇన్ దేర్ కాలనీ ఎవరు కిడ్నాప్ చేశారు అని మనకి కాల్ వచ్చింది 6:29 PM. సో ఇమీడియట్లీ కీస్రా పిఎస్ నుంచి అండ్ ఈవెన్ గట్కేసర్ పిఎస్ అండ్ సరౌండింగ్ పిఎస్ఎస్ విషయ కూడా వి ఫార్మ్ టీమ్స్ అండ్ దెన్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ లొకేషన్ బికాస్ అవర్ ఫోన్ వాజ్ ఆన్లో ఉంది, పేరెంట్స్ నుంచి నంబర్ తీసుకొని we went tracing for her. Then around 7:50 PM we were able to trace her at Gatkesar limits, Annoji Gudalo. Then we shifted the victim girl to Pure Hospital. अपने बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मेदिनीपुर के हरितारा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों के साथ चाय पर चर्चा की। बताया गया कि पहले इस गांव में बीजेपी अध्यक्ष के कार्यक्रम को मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन काफी कोशिशों के बाद देर रात करीब 12 बजे अनुमति मिली और अगली सुबह जेपी नड्डा ने हरितारा गांव के लोगों के साथ चाय पर चर्चा की। उन्होंने पहले मंच पर बीजेपी के दूसरे नेताओं के साथ चाय पी और फिर लोगों के बीच पहुंच गए। वहां मौजूद लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार करने के बाद जेपी नड्डा ने उन्हें मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के बारे में पूछा। आयुष्मान भारत सुविधा मिली बच्चन की है नहीं, मोदी जी सरकार मोदी जी सरकार का सब सुविधा मिली। इस गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग आदिवासी हैं, जो अब भी बहुत सारी जरूरी सुविधाओं से महरूम हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने उसी बारे में उनसे बात की। चार चाकरे के बीच में जनता के बीच पहुंचे जेपी नड्डा और यहाँ पर लोगों से बात की। ये पश्चिम बंगाल का वो पिछड़ा इलाका है जहाँ पर इंटरनेट भी ठीक से नहीं चलता। इससे पहले मंच से भाषण देते हुए उन्होंने ममता सरकार पर जोरदार हमला किया और लोगों से अपील की कि वो इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाए। समय आ गया है, कट मनी को मई महीने में कट कर दो। अपने बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ताबड़तोड़ चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने बीरभूम में परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जोरदार हमला किया था। जिसके बाद ममता बनर्जी ने अपनी रैली में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर निशाना साधना शुरू कर दिया और उत्तर दिनाजपुर की अपनी एक रैली में इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। আমি লজ্জিত যে জগন্নাথদেবের রথযাত্রাকে এরা কালিমা লিপ্ত করেছে। ধর্মের নামে মনে রাখবেন এরা অধর্ম করছে। जिसके जवाब में बीजेपी ने ममता पर तंज कस दिया। कम से कम उनके मुख से भगवानों के नाम निकल रहे हैं, नहीं तो जय श्री राम के नाम पे वो बिदक जाती हैं। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी मुहिम तेज कर दी। अमित शाह और जेपी नड्डा तो बारी बारी से बंगाल दौरा कर रहे हैं, जबकि टीएमसी की प्रचार की कमान ममता बनर्जी के हाथों में है। उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई तबाही के 4 दिन बीत जाने के बाद भी वहां एक सुरंग में फंसे लोगों को निकालने का अभियान जारी है। 7 फरवरी को आए सैलाब ने चमोली जिले के रेणी गांव और तपोवन में जबरदस्त तबाही मचाई, जिसका एक और वीडियो सामने आया। ये वीडियो तपोवन में एनटीपीसी के प्रोजेक्ट का बताया गया। जिस वक्त सैलाब एनटीपीसी के प्रोजेक्ट से टकराया तो दूर खड़े कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। वीडियो में दिखा कि चंद सेकंड्स में सैलाब के साथ आया मलबा और पानी एनटीपीसी के एक प्रोजेक्ट में घुसा और उसने वहां तबाही मचा दी। वो लोग जो बांध के ऊपरी हिस्से पर काम कर रहे थे, उन्होंने खुद की जान बचाने के लिए वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन सैलाब ने उन्हें इस कदर घेरा कि पलक झपकते ही सारे के सारे मजदूर गायब हो गए। जिन लोगों ने दूर से सैलाब को आते देखा, उन्होंने वहां फंसे मजदूरों को चेतावनी भी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोई ऐसा नहीं था जो उस सैलाब के बीच उन्हें बचाने के लिए जाता। वो आपस में कोशिश करते रहे और आखिर में सैलाब उन्हें बहा कर ले गया। 7 फरवरी को ऐसे कई लोग उस सैलाब की चपेट में आए जो तपोवन में एनटीपीसी के प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे।
और उनमें कुछ लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। इस हादसे में उम्मीद की आखिरी किरण उस सुरंग पर टिकी है जिसके अंदर 30 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। और आईटीबीपी के साथ एसडीआरएफ और सेना के जवान दिन रात उस सुरंग तक पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। बताया गया सुरंग के 150 मीटर अंदर तक का मलबा निकाला जा चुका है। सुरंग में पानी भरे होने की आशंका को देखते हुए नौसेना की गोताखोरों को भी बुलाया गया और उन्हें सुरंग के अंदर भेजा गया। हालांकि पहली कोशिश में उन्हें भी खाली हाथ लौटना पड़ा। इंडियन नेवी के इन जो तैराक हैं इनको वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं मिला क्योंकि मिट्टी ज़्यादा थी और मिट्टी जब तक रहेगी तब तक ये अपना काम नहीं कर सकते। खबर है कि सुरंग के अंदर की सटीक जानकारी के लिए बहुत जल्द उसकी जियोग्राफिकल मैपिंग करवाई जाएगी। इस तकनीक से सुरंग के अंदर भरे मलबे की और वहां फंसे लोगों की हालत का काफी सटीक अंदाजा लगेगा। अब तक इस आपदा में जान गंवाने वाले 33 लोगों के शव मिल चुके हैं, जबकि 173 लोग अभी भी लापता हैं। और इस बीच ऋषिगंगा डैम की तबाही का एक और वीडियो सामने आया। ये वीडियो भी 7 फरवरी का है, जब ग्लेशियर टूटने की घटना हुई थी, जिसमें गर्जना के साथ सैलाब ऋषिगंगा डैम की तरफ बढ़ता दिखा। महज कुछ ही सेकंड में उसने डैम का नामो निशान मिटा दिया। हालांकि पहाड़ों के ऊपर खड़े लोगों ने नीचे डैम में काम करने वालों को चिल्लाकर और सीटी बजाकर आगाह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया गया कि तबाही की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। तो तबाही का एक और वीडियो सामने आया है और तबाही की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। सैलाब का ये खौफनाक मंजर सामने आया है, जो कि 7 फरवरी का है। रविवार का दिन था, सुबह लगभग 10 बजे का समय था जब ग्लेशियर टूटा और उसके बाद तबाही मची। वहां पर जो लोग मौजूद थे उनको आगाह करने की कोशिश की, लेकिन लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कई गांवों को इस सैलाब ने तबाह कर दिया। अब उन गांवों तक राहत पहुंचाने का काम जोरों पर है। 7 फरवरी को चमोली जिले में आई इस आपदा की वजह से कई इलाकों का संपर्क शहरों से पूरी तरह टूट चुका है, जिसके बाद उन गांवों तक राहत पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। इसके जरिए न केवल खाने पीने का सामान पहुंचाया गया, बल्कि दवाओं के साथ डॉक्टरों की टीम भी भेजी गई। और मेडिकल टीम भी तैयार है, उनको भी उन अलग अलग गाँव में भेजा जा रहा है जहाँ पर कनेक्टिविटी टूट चुकी है। डॉक्टरों ने उन इलाकों में कैंप लगाकर बीमार लोगों की जांच की। इस दौरान ज्यादातर वो लोग सामने आए जो इस तबाही में अपनों को खोने के बाद सदमे में दिखे। बताया गया कि हादसे के शिकार ज्यादातर वो लोग हुए जो वहां बन रहे पावर प्लांट में काम करते थे। उन लोगों से बात करेंगे कि भैया आप सही है, हम आपके साथ हैं, तो उनसे एक हौसला अफजाई हुई उन लोगों की। ग्लेशियर टूटने के बाद आए सैलाब में गाँवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कें और पुलें बह गयी, जिससे लोगों का आना जाना पूरी तरह बंद हो गया। राजस्थान के कोटा में दीपक शाह नाम के एक आरएसएस कार्यकर्ता पर हुई फायरिंग के विरोध में हंगामा शुरू हुआ। एक दिन पहले राम मंदिर के लिए चंदा जमा करने के दौरान कुछ बदमाशों ने उसे गोली मार दी थी, जिसके बाद बीजेपी और कुछ व्यापारी संगठनों से जुड़े लोगों का गुस्सा प्रशासन और सरकार के खिलाफ फूट पड़ा। घटना से नाराज इन लोगों ने एक इलाके की सड़क को जाम कर दिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी की। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फायरिंग में घायल हुए आरएसएस कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के लिए चंदे इकट्ठा करने से रोकने के लिए उन पर हमला किया गया। वो यही कह रहे हैं कि नीति संग्रहण मत करो, राम उत्सव का काम मत करो। लेकिन पुलिस ने इस गोलीबारी को पुरानी रंजिश का नतीजा बता दिया। 10 दिन पहले 31 तारीख को उनकी आपस में कुछ कहासुनी हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने दीपक शाह पर हमला करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस